हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए एलजीआर स्टडी इंटर पर ऑब्जेक्टिव सेशन की शुरुआत हो चुकी है और ये इस सेशन का चौथा वीडियो है। तो आप यदि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के फटाफट से देखें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएँ। अब आगे बात करते हैं एलजीआर स्टडी ऐप की, जहां से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, लेकिन आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जो एलजीआर स्टडी के नाम से। यहाँ से पीडीएफ और बहुत सारी जानकारी यानी कि न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहीं एलजीआर स्टडी का वेबसाइट जो है www.lgrstudy.com, यहाँ भी दिक्कत हो यहाँ जाकर के आप इसका निराकरण निकाल सकते हैं स्टडी से संबंधित। तो आपको ये सेशन यदि अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एलजीआर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिले, चाहे वो कोई भी इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो। सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ कराई जा रही है। अब आइए आगे बात करते हैं हेडिंग की। पुरातत्व एवं प्राचीन भारत आज का हेडिंग रहेगा और टॉपिक जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव को आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए अब ऐप के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आपको कितना बेहतर बनाएगा ये ऐप। इस जानकारी को जानने के बाद आपको ये खुद पता चल जाएगा। तो आपको बता दें कि इस ऐप में आपको सभी विषय का, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, इससे किसी फैकल्टी का सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रही है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वैसे आप प्ले स्टोर से जाकर भी इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब आइए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो 26वां नंबर क्वेश्चन है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? यानी जीवक जो थे वो क्या थे? व्यापारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वैद्य यानी कि डॉक्टर थे, या फिर बौद्ध भिक्षु थे? जीवक जो थे वो आयुर्वेदाचार्य थे और महात्मा बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे, जो पाटलिपुत्र में आकर के चिकित्सा का शिक्षा प्राप्त किए थे और राजगृह इनका जन्म स्थान था। तो क्या हो जाएगा? वैद्य के रूप में, यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंगराज्य यानी कि आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? उस समय का अंगराज्य जो था वो बिहार के किस जिले में अभी अवस्थित है? ए पटना, बी नालंदा, सी वैशाली और डी भागलपुर। तो इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी भागलपुर में आधुनिक अंगराज्य अभी है। तो भागलपुर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भागलपुर बिहार का जिला है, ये आप लोग को तो बिल्कुल पता होगा। अब अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध जो था वो हर्यक वंश से था और बिंबिसार बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के प्रतापी राजा थे बिंबिसार। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध के बारे में आप लोग महाभारत में भी देखे होंगे कि जरासंध कितना शक्तिशाली और बलशाली राजा था, लेकिन इसका संबंध किस वंश से था ये आपको पता नहीं होगा। ए हर्यक वंश, बी बृहद्रथ वंश, सी नंद वंश, डी मौर्य वंश। तो ये बृहद्रथ वंश के राजा थे जरासंध। तो क्या हो जाएगा? बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहद्रथ वंश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो तक्षशिला जो था वो किस राज्य में स्थित था ये आपको बताना है। ए मगध, बी अंग, सी गंधार राज्य और डी मल्ल राज्य। तो इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंधार राज्य, यानी कि सी इसका आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है और इसके बारे में, सेल्यूकस के बारे में और इसकी पुत्री के बारे में हम पिछले वीडियो में भी, इसी सेशन के पिछले वीडियो में भी बहुत बारीकी से चर्चा कर चुके हैं। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से जो विवाह हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य को हुआ था 305 ईस्वी में, जब सेल्यूकस निकेटर जो थे
वो भारत पर पुनः आक्रमण करना चाहे। ये सेल्यूकस निकेटर कौन थे ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये सिकंदर के सेनापति थे और इन्होंने पुनः भारत पर आक्रमण करने का सोचा और जब ये विफल हुए तो मेगास्थनीज को विवाह प्रस्ताव और संधि प्रस्ताव लेकर के इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेज दिया और अपनी अपनी पुत्री से इनका शादी करा दिया गया और अपनी पुत्री से इन्होंने इन चंद्रगुप्त मौर्य का शादी करवा दिया। और इनकी पुत्री के नाम की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम था हेलेना। हेलेना इनकी पुत्री का नाम था। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है, एक क्वेश्चन से कई सारी जानकारी हम आपको प्राप्त करा रहे हैं, तो इसको लाइक करना आपको बनता है और आप लाइक करते चलिए, इसलिए आप इस सेशन को लाइक करते चलिए। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिला है? 13वें शिलालेख में धर्म विजय का उल्लेख मिला है, अशोक के 13वें शिलालेख में। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक का 13वां स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? चंद्रगुप्त के समकालीन थे, इसलिए सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो आपको बता दें, मगध की प्राचीन राजधानी जो थी वो राजगृह थी। कहाँ थी? सबसे पहले बृहदत्त द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। गृहब्रज कहा जाता था राजगीर को का। 36वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। मगध की प्राचीनतम राजवंश कौन था? यानी कि प्राचीन में मगध का कौन सा राजवंश था? सबसे पुराना राजवंश जो था वो कौन था? नंदवंश था। नंदवंश। और इसके प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो वो था हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश इसका प्राचीनतम राजधानी था। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? यानी कि पाटलिपुत्र, इससे पहले जो था मगध की राजधानी कहाँ थी? गृहब्रज यानी कि राजगृह थी। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर, पुनपुन नदी के संगम पर। तो इन तीनों नदी के संगम पर, गंगा, पुनपुन और सोन, इन तीनों नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, इसलिए इनमें से सभी डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो आपको बता दें, सबसे पहले अजातशत्रु द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अजातशत्रु जो थे वो कहाँ के राजा थे ये भी हम आपको बता देते हैं, किस जनपद के राजा थे। तो वो मगध के ही, अजातशत्रु मगध के ही राजा थे। और वाजी के युद्ध में, कहाँ के युद्ध में? वाजी के युद्ध में सबसे पहले इन्होंने रथमूसल नामक यंत्र का प्रयोग किया था, जिसमें बीच में घोड़ा हुआ करता था, इधर से रथ है और इधर से तलवार की तरह लगा हुआ घेरने की तरह रहता था और यहाँ से ये किसी तरह नाचते रहता था और इसके चक्का जो होता था उसमें भी उसी प्रकार का ऐसे करके लगाया, नुकीला पदार्थ लगाया हुआ था पूरे, और इसे ही रथमूसल कहा जाता था। और सैनिकों की झुंड में यदि इसे घुसा दिया जाता था तो बहुत सारे सैनिक जो है एक साथ घायल हो जाते थे, इसलिए इसे बहुत ही भीषण यंत्र माना जाता है रथमूसल को। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि मगध। अब 40वें नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 40वां नंबर क्वेश्चन है, ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था। ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? गुजरात में, केरल में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो बंगाल में ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा।
अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजगृह की नगर वधू का नाम था। राजगृह की नगर वधू का क्या नाम था? माधवी, अम्बपाली, तिस्यरक्षिता या फिर सालवती। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग फटाफट बताइए, वैसे हम बता देते हैं डी इसका परफेक्ट आंसर होगा, सालवती। अगले क्वेश्चन को देखिए। किसने लिखा वास्तविक सकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कौटिल्य। तो आपको बता दें कौटिल्य जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, उन्हीं की बुक अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि वास्तविक सकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। तो 42 का परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कौटिल्य चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब आइए आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में तोसाली जो थी वो कलिंग की राजधानी थे और इनके पोता अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट जो है वो गुप्त काल के हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 476 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 476 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पटना में इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब आइए 45वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लौहयुगीन नगर, इनमें से कोई नहीं। लौहयुगीन नगर कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण को, इसलिए सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, लौहयुगीन नगर। अब आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है? भारत का सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख कौन है? तो वग्जोकोई का अभिलेख जो है ये प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है इंडिया का, इसलिए सी इसका भी परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। 47वां नंबर क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसके बारे में इसी वीडियो में हम कई क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं कि मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के संदेश को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य के पास 305 ईस्वी में, जब इनका सेल्यूकस निकेटर का षड्यंत्र जो था मगध पर आक्रमण करना वो खत्म हो चुका था, चंद्रगुप्त द्वारा खत्म कर दिया गया था, तो इन्होंने मेगास्थनीज को संधि के लिए इनके दरबार में भेजा था और अपनी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी करवा दिया था। तो 47 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? यानी कि अशोक के किस स्तंभ में अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 13वें अभिलेख जो थे शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, अशोक का 13वां शिलालेख। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए 49वां नंबर क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? देखिए इस क्वेश्चन में एक आंसर है चीनी यात्री, यानी कि आपसे यदि ये पूछा जाए कि फाहियान कहाँ का रहने वाला था तो ये चीन का रहने वाला था और ये भारत आया था। लास्ट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो आपको हम 2 क्वेश्चन पीछे चर्चा कर चुके हैं कि मेगास्थनीज कौन था, किस शासक के दरबार में आया था, किसका संदेश लेकर के आया था। तो आपको फिर हम एक बार बता देते हैं कि मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसलिए इसका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे वो विषय आर्ट्स का हो, साइंस का हो या फिर कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं बिना पैसा के यानी कि बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और LGR स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको PDF एवं बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी।
हमारी वेबसाइट www.lgrstudy.com को विज़िट करके आप बहुत सारा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि LGR स्टडी के नाम से है, और फेसबुक पे जो ये भी LGR स्टडी के नाम से है, इसे भी आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।